इसमें देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी क्या होती है और देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से बनी होती है और कितनी परतें पाई जाती हैं, कौन से टिश्यू की बनी होती है और उनका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। इसमें बहुत सारी परतें पाई जाती हैं और पूरी माउथ से लेकर एनस तक जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल की पूरी लंबाई में इतनी परतें पाई जाती हैं। ये सबसे ऊपरी परत होती है, उसके नीचे ये परत होती है, फिर उसके नीचे ये परत होती है, फिर उसके नीचे इस तरीके से ये सभी परतें होती हैं और सबसे बीच में म्यूकोसा पाई जाती है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कुछ इस तरीके से बनी होती है। एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारी परतें पाई जाती हैं और सभी परतों के बीच में ट्रैक होता है जिसमें भोजन चलता है। एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे बाहरी परत होती है वो सिरोसा होती है। सिरोसा के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। यह पेरिटोनियम थोरैसिक पार्ट में नहीं पाई जाती, सिर्फ एब्डोमेन में पाई जाती है। यहाँ पर एब्डोमेन एरिया में सिर्फ पेरिटोनियम मेम्ब्रेन पाई जाती है। एब्डोमेन पार्ट में जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल उपस्थित होती है, उस एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बाहर की ओर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन पाई जाती है। लेकिन थोरैसिक पार्ट में पेरिटोनियम मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, उसमें से सिरोसा पाया जाता है। सिरोसा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सिरोसा के ऊपर एकदम पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो पेरिटोनियम कहलाती है। सिरोसा की जो बाहरी लेयर होती है वो एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, यानी एपिथेलियम लेयर की बनी होती है। एपिथेलियम लेयर होते हैं और जो एपिथेलियम लेयर के नीचे पाई जाती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो इस तरीके से ये सिरोसा मेम्ब्रेन बनती है। सिरोसा लेयर के जो अंदर परत पाई जाती है उसे मसल्स लेयर कहते हैं। मसल्स लेयर में दो पार्ट होते हैं, यानी कि दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। जो बाहर की ओर मसल्स लेयर पाई जाती है उसे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर कहते हैं और अंदर की ओर जो मसल्स लेयर पाई जाती है उसे सर्कुलर मसल्स लेयर कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर में जो फाइबर्स होते हैं, अनस्ट्रिप्ड फाइबर्स होते हैं, यानी कि अरेखित पेशियों के जो फाइबर होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल तरीके से व्यवस्थित होते हैं। यानी कि जैसे ये कोई पाइप है तो ऐसे सीधे-सीधे व्यवस्थित होते हैं और जो सर्कुलर लेयर होती है, सर्कुलर मसल्स लेयर होती है, उसमें इस तरीके से फाइबर उपस्थित होते हैं, सर्कल बनाते हुए फाइबर उपस्थित होते हैं। तो ये अंतर होता है, बाकी होती वो मसल्स लेयर ही है। मसल्स लेयर को मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी बोलते हैं। ये मसल्स लेयर की जो ये दोनों परतें होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर और सर्कुलर मसल्स लेयर, इन दोनों का कार्य थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर होती है वो कंट्रैक्शन करती है जिसकी वजह से पूरी एलिमेंट्री कैनाल दबती चली जाती है, जिससे दबती है और भोजन आगे की ओर बढ़ता है। और जो सर्कुलर मसल्स लेयर होती है उसमें रिलैक्सेशन होता है, यानी कि शिथिलन होता है, वो फैलती है और इन्हीं परतों की वजह से पूरी एलिमेंट्री कैनाल सिकुड़ती रहती है और फैलती रहती है और इन्हीं दोनों मसल्स लेयर के कारण उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, जिससे भोजन आगे की ओर बढ़ता रहता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मसल्स लेयर होती है वो स्टमक में पेंडुलर मूवमेंट करती है। पेंडुलर मूवमेंट यानी मंथन गतियाँ होती हैं। अब मंथन गतियों के कारण ही भोजन को मथा जाता है, यानी कि जितने भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको सरल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, जिससे भोजन एकदम महीन पिस जाता है। अब उसके बाद जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में इस मसल्स की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्शन करती हैं और जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो रिलैक्सेशन करती हैं, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लगातार चलती रहती है और जो भोजन होता है वो लगातार आगे की ओर बढ़ता रहता है। अब किस तरीके से भोजन आगे की ओर बढ़ता है वो तब जानेंगे जब ईसोफेगस या फिर इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। अब इस तरीके से मसल्स लेयर होती है। मसल्स लेयर के अंदर जो परत होती है उसे सब म्यूकोसा कहते हैं। सब म्यूकोसा के बाहर की ओर एक पतली सी झिल्ली होती है, पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उसे सब म्यूकोसल प्लेक्सस कहते हैं। ये सब म्यूकोसा की ही परत होती है, सब म्यूकोसा की ही लेयर होती है जो बाहर की ओर इसके उपस्थित होती है। इसे सब म्यूकोसल प्लेक्सस कहते हैं। अब अंदर की ओर सब म्यूकोसा पाई जाती है। ये दोनों फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, यानी संयोजी ऊतक के बने होते हैं। इनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं और नर्व पाए जाते हैं। जितने भी न्यूरॉन पाए जाते हैं, न्यूरॉन भी इनमें उपस्थित होते हैं।
सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं और न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, यानी नर्व फाइबर्स उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद जो सब म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा के अंदर म्यूकोसा पाई जाती है। म्यूकोसा की जो बाहरी परत होती है उसे लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं। लैमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। लैमिना प्रोप्रिया के नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। अब लैमिना प्रोप्रिया के नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है और यह एपिथेलियल टिश्यू की बनी जो मेम्ब्रेन होती है ये एब्जॉर्प्टिव होती है, यानी कि इसमें अवशोषण होता है। यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में यही इसी म्यूकोसा की जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसी में एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो इसकी सेल्स होती हैं वो एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं। जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं इन्हीं की कुछ कोशिकाएं होती हैं जो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन की ही कुछ कोशिकाएं म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, उन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं। इसी म्यूकोसा के अंदर विलाई जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। विलाई में छोटी छोटी सी संरचनाएं निकली होती हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। म्यूकोसा के अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई पाई जाती है और विलाई से छोटी छोटी संरचनाएं निकली होती हैं जो मेन एब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी किस तरीके से संरचना होती है। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बाहर की ओर सिरोसा पाई जाती है। सिरोसा के बाहर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है, लेकिन पेरिटोनियम मेम्ब्रेन सिर्फ एब्डोमेन पार्ट में पाई जाती है, थोरेसिक पार्ट में नहीं पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल का जितना पार्ट हमारे थोरेसिक पार्ट में होता है उसमें पेरिटोनियम मेम्ब्रेन नहीं होती। और फिर सिरोसा के बाद जो लेयर होती है वो मसल्स लेयर होती है। मसल्स लेयर को मस्कुलेरिस एक्सटर्ना भी कहते हैं और इस मसल्स लेयर के अंदर सब म्यूकोसा पाई जाती है। सब म्यूकोसा के अंदर म्यूकोसा उपस्थित होती है। म्यूकोसा के अंदर जितना खाली पार्ट होता है उसमें भोजन चलता है और पेंडुलर मूवमेंट के द्वारा भोजन को स्टमक में पीसा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है जिससे उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। और ईसोफेगस और इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं जिसके द्वारा भोजन आगे की ओर बढ़ता है। इसमें हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी किस तरीके से होती है या फिर एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से बनी होती है। अब इसमें एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट की स्टडी करेंगे कि सभी पार्ट किस तरीके से बने होते हैं और किस तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में हम देखेंगे कि टीथ और सिलेवरी ग्लैंड किस तरीके से कार्य करते हैं और उनकी संरचना किस तरीके से होती है। उसके बाद फायरिंग्स की संरचना देखेंगे, फिर इसोफेगस और फिर उसके बाद इंटेस्टाइन की संरचना देखेंगे, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड पर। तो आगे देखते हैं कि माउथ कैविटी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होती है।